साथियों नमस्कार। मैं मनोज सारन आज आपके लिए लेकर आया हूँ एफसी इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ के द्वारा जो आज टेस्ट हुआ है उसकी फिजिक्स पोर्शन का सॉल्यूशन। तो इसमें हमारे पास पहली प्रॉब्लम थी कि एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु में यदि गैल्वेनोमीटर और सेल की स्थितियों को आपस में बदल दिया जाए तो संतुलन बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका आंसर हमारे पास संतुलन बिंदु है वो अपरिवर्तित रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर है वो यहाँ लगा रहता है इन दोनों बिंदुओं के बीच में इस प्रकार से, तथा इन दोनों बिंदुओं के बीच में एक बैटरी लगी रहती है। ठीक है। और यहाँ हमारे पास चार प्रतिरोध थे, पी क्यू और आर एस नाम दिए थे हमने उनको, पी क्यू आर तथा एस। तो संतुलन की स्थिति में आमने सामने की भुजाओं पर जो प्रतिरोध लगे हैं उनका गुणनफल बराबर करेंगे। तो पी आर का गुणनफल बराबर क्यू एस का गुणनफल। ठीक है। जब हम गैल्वेनोमीटर और सेल को आपस में बदलेंगे तो यहाँ पर इन दोनों बिंदुओं के बीच में आ जाएगा गैल्वेनोमीटर तथा इन दोनों बिंदुओं के बीच में आ जाएगा सेल। तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? चारों भुजाएं वही है, तो आमने सामने की भुजाओं का जब गुणनफल बराबर करेंगे तो यहाँ भी पी आर बराबर क्यू एस ही बनेगा। तो संतुलन की स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ता जब गैल्वेनोमीटर और बैटरी को हम चेंज कर दें। ये हमने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया था जब हमने व्हीटस्टोन सेतु और मीटर सेतु पढ़ा था। तो ये हमारा जो आंसर है ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास मीटर सेतु प्रयोग में संतुलन बिंदु तार के मध्य में प्राप्त करना क्यों बेहतर माना जाता है। हमने मीटर सेतु पढ़ा था, उसमें एक पॉइंट लिखा था कि जो मीटर सेतु है ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है, व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत पर काम करता है। और जब व्हीटस्टोन सेतु पढ़ा था तब हमने ये पढ़ा था इसके चारों जो प्रतिरोध है पी क्यू आर एस, चारों प्रतिरोध क्या होना चाहिए? समान कोटि के होने चाहिए। चारों प्रतिरोध क्या होने चाहिए? समान कोटि के होने चाहिए। इसका क्यों कारण बताया हमने आपको, समान कोटि के क्यों होने चाहिए थे। इसका कारण ये था कि इससे क्या होता है कि सेतु की सुग्राहिता बढ़ती है। सेतु की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए, सेतु की सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए, सेतु की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए हमारे पास जो चारों प्रतिरोध है पी क्यू आर एस वो सेम कोटि के होने चाहिए। अब हम बात करें मीटर सेतु की, तो मीटर सेतु का हमने एक प्रतिरोध यहाँ पर लगाया था आर और एक प्रतिरोध यहाँ पर था एस। ठीक है। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ था और गैल्वेनोमीटर जो की सहायता से हम ए बी तार पर क्या ढूंढ रहे थे, एक संतुलन का बिंदु ढूंढ रहे थे। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो प्रतिरोध है, इस तार का प्रतिरोध ए जे तार का प्रतिरोध, ये हमारे पास क्यू प्रतिरोध का काम कर रहा है और ये जो प्रतिरोध है ये पी प्रतिरोध का काम कर रहा है। तो इन प्रतिरोधों का गुणनफल हम बराबर करेंगे तो पी गुणा आर बराबर क्यू गुणा एस। ठीक है। तो हमारे पास Q प्रतिरोध और P प्रतिरोध लगभग लगभग समान कोटि के होने चाहिए। समान कोटि के होने के लिए आवश्यक ये है कि जब भी हम कोई प्रतिरोध लिखें तो उसका जो प्रतिरोध है, प्रतिरोधकता गुणा लंबाई बटा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये कोई प्रतिरोध R को परिभाषित करते हैं हम। ठीक है। अब ये समस्या है कि जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोधी तार की लंबाई के समानुपाती होता है। इसलिए ये जो लंबाई AJ है और ये लंबाई JB है, यदि ये लंबाइयां लगभग लगभग बराबर है तो तार AJ का प्रतिरोध और तार JB का प्रतिरोध लगभग लगभग बराबर होगा। तो इससे ये जो हमारी कंडीशन है समान कोटि के प्रतिरोध होने चाहिए, ये सेटिस्फाई हो रही है। तो तार के मध्य बिंदु पर हम क्यों प्राप्त करना चाहते हैं संतुलन बिंदु, क्योंकि इससे क्या होता है कि सेतु की संवेदनशीलता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंसिटिविटी, सुग्राहिता बढ़ाने के लिए ये हम चाहते हैं कि जो मध्य बिंदु पर या फिर मध्य बिंदु के आसपास ये तार, सपोज दैट ए बी तार है 100 मीटर का, तो मध्य बिंदु ये है। तो हम यूं मानते हैं कि 40 सेंटीमीटर से लेकर 60 सेंटीमीटर के बीच में यदि संतुलन बिंदु इस रेंज में मिल रहा है तो इस स्थिति में सेतु की सुग्राहिता अच्छी मानी जाती है। तो इसका अपने पास करेक्ट आंसर सी हो गया। ये हमने पॉइंट आपको मीटर सेतु करवाया था तब 5-7 पॉइंट लिखवाए थे। घूम फिर के इनके बेस पर ही आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। ठीक है। हो सकता है कि लैंग्वेज बदल जाए, इसमें लैंग्वेज बदल दीजिए कि त्रुटि को न्यूनतम करने के लिए। बिल्कुल हाँ, त्रुटि न्यूनतम हो जाएगी, इसी से सुग्राहिता बढ़ रही है। और संवेदनशीलता इंग्लिश में बोलते हैं सेंसिटिविटी, ये बढ़ जाएगी उससे। तो करेक्ट आंसर सी हो गया अपने पास। नेक्स्ट है
किसी सेल का विद्युत वाहक बल नापने के लिए विभवमापी को वोल्टमीटर से बेहतर क्यों माना जाता है? इसका कारण ये है, स्टेटमेंट दे रखा है विभवमापी सस्ता होता है, नहीं। विभवमापी शून्य विक्षेप पर आधारित है और सेल से कोई धारा नहीं लेता, ये ऑप्शन बी अपने पास करेक्ट आंसर है। विभवमापी का प्रतिरोध कम होता है, नहीं। विभवमापी का जो प्रभावी प्रतिरोध है वो बहुत उच्च होता है। विभवमापी का जो प्रभावी प्रतिरोध है वो क्या होता है? बहुत उच्च होता है और लगभग लगभग कितना होता है? अनंत होता है। अनंत होता है। इस केस में क्या होता है कि जो गैलोमीटर से प्रवाहित धारा कितनी होती है? शून्य होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? शून्य विक्षेप। इसका मतलब गैलोमीटर में कोई विक्षेप नहीं होता है। ठीक है। तो विद्युत वाहक बल नापने के लिए विभवमापी का उपयोग किया जाता है। ये बेहतर क्यों मानते हैं वोल्टमीटर से? क्योंकि ये सेल से कोई धारा नहीं लेता, या फिर ये भी कह सकता है कि बाह्य परिपथ से कोई धारा नहीं लेता, या द्वितीय परिपथ से कोई धारा नहीं लेता। तो घुमा फिरा के आपको कुछ भी लैंग्वेज दी जा सकती है, इसका रिजल्ट क्या है? क्यों? क्योंकि जो विभवमापी का प्रभावी प्रतिरोध होता है वो होता है अनंत, इस कारण ये सेल से कोई धारा नहीं लेता। नेक्स्ट, एक विद्युत परिपथ की संधि बिंदु पर तीन धाराएं I1, संधि बिंदु ये I1 है, ये अंदर की ओर आ रही है। I1 का मान दे दिया आपको 4 एम्पियर, ये संधि बिंदु है। और दूसरी है I2, 2 एम्पियर बाहर की ओर है, ये 2 एम्पियर है I2 बाहर की ओर। और तीसरी एम्पियर है I3, ये भी बाहर की ओर है, ये हमारे पास धारा I3 बाहर की ओर है। तो I3 का मान क्या होगा? तो संधि बिंदु पर हम किरचॉफ का करंट नियम लगाएंगे। तो आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग। आने वाली धाराओं का योग कितना हो गया? 4 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर बराबर 6 एम्पियर। तो जाने वाली धाराओं का योग I3 भी कितना होगा? 6 एम्पियर। तो करेक्ट आंसर अपने पास ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट देखें, व्हीटस्टोन सेतु की चार भुजाओं के प्रतिरोध क्रमशः P, Q, R तथा S। P 5 ओम का है, Q 10 ओम का है, R 4 ओम का है और S है। यदि सेतु संतुलन की स्थिति में है तो S का मान ज्ञात कीजिए हमारे पास। तो हमारे पास ये व्हीटस्टोन सेतु है, ये व्हीटस्टोन सेतु है। ठीक है, यहाँ पर गैलोमीटर जुड़ा हुआ है। जब शून्य विक्षेप की बात करें तो गैलोमीटर से प्रवाहित धारा IG का मान कितना होगा? शून्य। इन दोनों बिंदुओं के बीच में एक बैटरी जुड़ी है, ये व्हीटस्टोन सेतु हमारे पास। आपको यहाँ पर P का मान दे रखा है 5 ओम, Q का मान दे रखा है 10 ओम, R का मान दे रखा है 4 ओम तथा S का मान आपको ज्ञात करना है। जब सेतु संतुलन की स्थिति में होता है तो आमने सामने भुजाओं पर लगे जो प्रतिरोध है इनका गुणनफल बराबर होगा। तो 5 ओम का गुणनफल 4 ओम के साथ बराबर 10 ओम का गुणनफल S प्रतिरोध के साथ, ये कितना हो गया? 20 बराबर 10S। तो हमारे पास S का मान कितना आ गया? ये कैंसिल हो गया 2 बार, तो 2 ओम। करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखें, मीटर सेतु के प्रयोग में बाएं गेट में 2 ओम का प्रतिरोध है और दाएं गेट में 3 ओम का प्रतिरोध है। ये मीटर सेतु है। यहाँ पर ये तांबे की पट्टियां लगी रहती है। ठीक है, ये तार ए है और ये तार बी है। यहाँ पर एक प्रतिरोधी तार जुड़ा रहता है, ये कांस्टेंट मैग्नीन नाइक्रोम यूरे का बना रहता है, क्योंकि इसका जो प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का मान कम होता है। ठीक है, और यहाँ एक बैटरी जुड़ी रहती है इस प्रकार से। अब ये कह रहा है कि मीटर सेतु के बाएं गेट में 2 ओम का प्रतिरोध है, ये गेप है वो बायां गेप है, यहाँ कितना ओम का प्रतिरोध है? 2 ओम का। तथा दाएं गेप में 3 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, यहाँ कितना प्रतिरोध है? 3 ओम का। ठीक है, संतुलन बिंदु पर तार के बाएं सिरे से कितनी दूरी पर होगी? जो गैलोमीटर हम यहाँ जोड़ते हैं, गैलोमीटर इन दोनों गेप के बीच में एक पॉइंट, यहाँ से गैलोमीटर को हम जेकी से जोड़ते हैं और यहाँ पर संतुलन की स्थिति Z ढूंढते हैं। ये कह रहा है कि संतुलन बिंदु तार के बाएं सिरे से कितनी दूरी पर है। इसका मतलब आपको ये लंबाई पूछी है L, तो ये कितनी बच जाएगी? 100 माइनस L, क्योंकि जो तार है वो 100 सेंटीमीटर का होता है। अब ये संतुलन की अवस्था में, इसका मतलब गैलोमीटर से कोई धारा प्रवाहित नहीं रहती। तो यहाँ पर आमने सामने की भुजाओं का प्रतिरोध बराबर करेंगे। यहाँ पर प्रतिरोध है इनकी लंबाइयों के समानुपाती है। जब हम संतुलन की अवस्था लगाई करेंगे, 2 ओम का प्रतिरोध है वो 100 माइनस L का गुणनफल 2 गुना 100 माइनस L बराबर 3 ओम का प्रतिरोध का गुणनफल L के साथ करेंगे तो 3 गुना
एल। ये कितना आ जाएगा 200 माइनस 2L बराबर 3L। तो यहाँ से 5L का मान आ रहा है आपके पास 200। तो L का मान कितना आ जाएगा 200/5 मतलब 40 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी अपने पास करेक्ट आंसर हो गया। 7 देखें, 1.5 EMF वाला एक सेल विभवमापी के तार पर 300 सेंटीमीटर की लंबाई पर संतुलित होता है। इस सेल को 2 वोल्ट वाले दूसरे सेल से बदल दिया जाए तो संतुलन की नई लंबाई क्या होगी। ठीक है, एक सेल आपको पहले सेल का ईएमएफ कितना दे दिया आपको 1.5 वोल्ट। इसकी संतुलन की लंबाई L1 कितनी दे दी 300 सेंटीमीटर। दूसरा सेल है, इसका ईएमएफ कितना है E2 बराबर 2 वोल्ट। इसके संतुलन की लंबाई आपको L2 पूछी है। तो दो सेलों के ईएमएफ की तुलना करते हैं विभवमापी से, तो फॉर्मूला मिलता है हमारे पास E1/E2 बराबर L1/L2। यहाँ आपको L2 पूछा है तो L2 कितना आ जाएगा L2 बराबर L1 गुणा में E2/E1। तो L1 कितना दे रखा है 300 सेंटीमीटर गुणा E2 का मान कितना है 2/E1 का मान है 3/2। 1.5 को मैंने 3/2 लिख दिया। इसको सोल्व करेंगे तो 300 गुणा 2/3 गुणा में 2, ये कैंसिल हो गया आपके पास। यहाँ से 100 बार गुणा ये 2 गुणा 2 ये हो गया 4। तो ये L2 का मान कितना आ गया L2 बराबर 400 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन अपने पास सी है वो करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखें, एक लूप में दो बैटरियां E1 जिसका विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध R1 बराबर 1 ओम है। दूसरी बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल 6 ओम है 6 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है, एक दूसरे के विपरीत क्रम में जुड़ी हुई है। यदि बाहरी प्रतिरोध R बराबर 4 ओम है तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, तो हम इसका सर्किट बना लेते हैं। पहले जो जो कह रहे हैं वो बना लेते हैं। दो बैटरियां हैं, पहली बैटरी का जो विद्युत वाहक बल है वो कितना है 12 वोल्ट, तो मैंने 12 वोल्ट लगा दिया। और उसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है जो स्मॉल r है उसका मान दे दिया यहाँ पर 1 ओम। ठीक है, ये R1 है और ये E1 है। ठीक है, ये एक बैटरी होगी हमारे पास। ठीक है, अब इसके विपरीत क्रम में मतलब जो नेगेटिव टर्मिनल है उसके साथ यदि पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ देते तो एक ही क्रम में हो जाता। अब ये विपरीत क्रम में जोड़ा है, इसका मतलब ये टर्मिनल नेगेटिव है और ये टर्मिनल पॉजिटिव है। ठीक है, और इसका विद्युत वाहक बल कितना है E2 बराबर 6 वोल्ट और इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है R2 बराबर 1 ओम। ठीक है, ये दो सेल हो गए आपके पास या दो बैटरियां होगी, कुछ भी कह दो, इनको एक ही बात है। इनको बाहरी प्रतिरोध R बराबर 4 ओम से जोड़ दिया जाता है। बाहरी प्रतिरोध R का मान कितना है 4 ओम, इसे जोड़ दिया तो परिपथ में प्रवाहित धारा I का मान क्या होगा। तो हम इस लूप में ये जो परिपथ दिख रहा है इस परिपथ में हम क्या बना लेते हैं एक लूप बना लेते हैं और इस लूप में किरचॉफ का वोल्टता नियम लगा लेते हैं। किरचॉफ का वोल्टता नियम लगाते हैं। मैं बिंदु ए से स्टार्ट हो रहा हूँ तथा क्लॉकवाइज चल रहा हूँ। जो बैटरी का धन टर्मिनल लाएगा उसको धनात्मक लेंगे और बैटरी का ऋण टर्मिनल लाने पर ऋणात्मक लेंगे। यदि प्रतिरोध पर हम धारा की दिशा में चल रहे हैं तो वहां पर उत्पन्न विभवांतर को धनात्मक लेंगे और अदरवाइज ऋणात्मक लेंगे। चलो बिंदु ए से चलना स्टार्ट करते हैं। इधर E1 का धन टर्मिनल आया है जिसको हम लिख देते हैं प्लस का 12। आगे है R1 आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम। हम मान लेते हैं कि परिपथ में धारा I प्रवाहित हो रही है तो R1 प्रतिरोध से भी कितनी धारा प्रवाहित होगी I और R2 से भी I। तो यहाँ पर जब R1 प्रतिरोध से I धारा प्रवाहित होगी तो विभव पतन कितना होगा IR1। तो प्लस में पहले मैं इसको वेरिएबल के फॉर्म में लिख देता हूँ इसको। तो E1 को हम ले लेंगे प्लस में तो प्लस E1 और प्लस में IR1। आगे E2 का ऋण टर्मिनल आ गया ये, इसको हम लेंगे माइनस में E2। परंतु R2 पर हम धारा की दिशा में ही चल रहे हैं, ये आ गया IR2 और प्लस इसके साथ में यहाँ पर भी हम धारा की दिशा में जा रहे हैं, इधर चल रहे हैं धारा की दिशा में तो I और गुणा में R बराबर 0। यहाँ पर कोई प्रतिरोध नहीं है, बाकी बिंदु ए पर वापस पहुंच गए। सभी विभवांतरों का योग हमने कितना कर दिया 0। अब हम E1 का मान रख देते हैं। E1 का मान कितना है 12 प्लस I का मान हमें ज्ञात करना है। R का मान 1, R1 का मान 1 है, गुणा करके 1 ही रहेगा। माइनस E2 का मान 6 प्लस
आई याद करना है, R2 का मान 1 है, प्लस आई याद करना है, R का मान कितना है 4 बराबर 0। तो हम जोड़ लेते हैं कि 4i प्लस वाई प्लस आई, ये हो गया 6i आपके पास। तो 6i बराबर -6। आंसर आ जाएगा बस आई बराबर 1 एम्पियर। 1 एम्पियर आ रहा है नेगेटिव। इसका अर्थ क्या हुआ, जो हमने विभवान विभवांतरों के कारण धारा की दिशा मानी थी क्लॉकवाइज, परंतु वो एक्चुअल में परिपथ में धारा एंटी क्लॉकवाइज प्रवाहित हो रही है। जो धारा की दिशा है वास्तव में वो है ये, आई का मान कितना है -1 आया, इसका मतलब धारा की दिशा है क्या है वास्तव में ये मिल गई। तो परिपथ में धारा का मान ही पूछा है आपको, तो ये कितना आ गया 1 एम्पियर। ध्यान देंगे आप, यदि परिपथ में धारा की दिशा आपको ये दे देता और आंसर में 1 एम्पियर व -1 एम्पियर दो आंसर दे देता, 1 एम्पियर और -1 एम्पियर दो आंसर दे देता, तो ऑप्शन में -1 एम्पियर लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें 9वां। एक व्हीटस्टोन सेतु जैसी आकृति में P बराबर 2 ओम, व्हीटस्टोन सेतु ऐसा था, यहाँ पर 2 ओम लगा दिया P का मान, Q का मान भी 2 ओम, तो यहाँ भी कितना 2 ओम, R का मान भी 2 ओम। ठीक है, R का मान भी कितना है 2 ओम, और आगे कह रहे हैं S का मान भी 2 ओम, S का मान भी कितना है 2 ओम, तथा गैलोमीटर के स्थान पर 2 ओम का प्रतिरोध लगा दिया जाता है। यहाँ पर गैलोमीटर था, यहाँ पर इसने प्रतिरोध लगा दिया, यहाँ पर 2 ओम का प्रतिरोध लगा दिया। तो इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या है, ये बिंदु ए है हमारे पास, ये बिंदु बी है, इन दोनों बिंदुओं के तुल्य प्रतिरोध निकालना है। यदि यहाँ से धारा प्रवाहित होगी आई, तो इस बिंदु ए पर, ये बिंदु एक्स मान लेते हैं अपने, इस बिंदु एक्स पर और इस बिंदु वाई पर, बिंदु एक्स और बिंदु वाई पर जो विभव का मान है वो होगा बराबर। इसका मतलब इस परिपथ में एक्स से वाई तक उस धारा का मान कितना होगा, आई बराबर 0। यहाँ से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये जो सर्किट है वो व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था में है। संतुलन की अवस्था का कैसे पता चला कि इस प्रतिरोध का गुणनफल और इस प्रतिरोध का गुणनफल कितना हुआ 4 ओम, इसके साथ साथ इस प्रतिरोध का गुणनफल और इस प्रतिरोध का गुणनफल भी कितना हो गया 4 ओम। तो आमने सामने की भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों का गुणनफल बराबर है, इसका मतलब ये संतुलन की अवस्था में है। तो संतुलन की अवस्था में है, इसका अर्थ ये हुआ कि हम इस प्रतिरोध को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। इस प्रतिरोध को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। जैसे ही रिमूव किया तो हमारे पास ये 2 ओम और ये 2 ओम आगे श्रेणी क्रम में, तो बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में ऊपर 2 ओम और 2 ओम श्रेणी क्रम में आगे दोनों प्रतिरोध, ये भी 2 ओम का है और ये भी 2 ओम का है। जो नीचे प्रतिरोध लगे हैं ये 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी श्रेणी क्रम में आगे। ठीक है, अब ये श्रेणी क्रम प्रतिरोधों का संयोजन करेंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा ए और बी के बीच में, ये तो आ गया 4 ओम और ये कितना आ गया 4 ओम। ठीक है, अब 4 ओम का समानांतर करेंगे तो 1/R तुल्य प्रतिरोध आएगा 1/4 प्लस 1/4। 1/4 और 1/4 कितना हो गया 2/4, कैंसिल हो गया 1/2। तो R का मान कितना आ गया, R बराबर 2 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया 2 ओम। करेक्ट आंसर ये हमने PYQ में पूछा हुआ है, एज इट इज प्रश्न सोल्व किया था इसको। तो अभी तक के सारे प्रश्न हमने थ्योरी में कंसीडर किए थे, वही आ रहे हैं, कोई नया प्रश्न अभी तक नहीं आया। नेक्स्ट प्रश्न ये कि 1 मीटर सेतु में बाएं गैप में R बराबर 10 ओम रखने पर संतुलन बिंदु बाएं से 40 सेंटीमीटर पर मिलता है। ठीक है, अभी मीटर सेतु बना लेते हैं। बाएं गैप में 10 ओम लगाना है, यहाँ पर 10 ओम प्रतिरोध है। ठीक है, यहाँ गैलोमीटर जुड़ा हुआ है और यहाँ पर दाएं गैप में कोई प्रतिरोध एक्स लगा हुआ है, तो अज्ञात प्रतिरोध एक्स का मान निकालना है। तो यहाँ पर एक्स प्रतिरोध हमें निकालना है, ये एक्स लगा दिया। ठीक है, अब ये जो तार ए बी है, यहाँ पर संतुलन की स्थिति बिंदु जे पर मिल रही है, ये बिंदु हमारे पास जे बिंदु है। ठीक है, ये कह रहा है कि बाएं सिरे पर अंत्य त्रुटि 1 सेंटीमीटर है तथा बाएं सिरे से 40 सेंटीमीटर पर संतुलन की स्थिति है।
तो ये आपको L1 का मान कितना दे दिया, 40 सेंटीमीटर। L ही मान लेते हैं, L1 ना माने। तो L का मान बाईं सिरे से मतलब A बिंदु से आपको 40 सेंटीमीटर दे दिया, तो ये कितना बच गया, 60 सेंटीमीटर। ठीक है। यदि बाएं सिरे पर अंत्य त्रुटि 1 सेंटीमीटर है तो L का मान कितना होगा, 40 न लेकर हम क्या लेंगे, 39 सेंटीमीटर लेंगे, और या फिर 41 सेंटीमीटर लेंगे। हमें नहीं पता कि 1 सेंटीमीटर धनात्मक लेना है या फिर 1 सेंटीमीटर ऋणात्मक लेना है, तो हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटी बन गई, 39 सेंटीमीटर और 41 सेंटीमीटर। और 100 माइनस एल का मान, जो तार जेबी की लंबाई है इसमें कोई त्रुटि नहीं ले रहे हैं, तो 100 माइनस एल का मान कितना मिल गया आपके पास, 60 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम संतुलन की स्थिति में क्या करेंगे, संतुलन की स्थिति लागू करते हैं। 10 ओम प्रतिरोध का गुणनफल 60 सेंटीमीटर के साथ करेंगे। इसका मतलब 10 गुणा में 60 सेंटीमीटर बराबर एक्स ओम प्रतिरोध का गुणनफल हम एल लंबाई के साथ करेंगे। तो एक्स ओम का प्रतिरोध गुणनफल हम कर रहे हैं एल लंबाई के साथ। तो यहाँ से एक्स का मान हमें ज्ञात करना है, ये आ गया 600 बटा एल। एल का मान हम एक बार लेंगे 39 सेंटीमीटर और एक बार लेंगे हम 41 सेंटीमीटर। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 600 बटा 39 या 600 बटा 41। तो इन दोनों से जो आंसर निकल के आ रहा है, इसका आंसर यहाँ से सोल्व करेंगे हम, तो ये आ रहा है ग्रेटर देन 15 ओम, और ये आंसर आएगा, ये आएगा लेस देन 15 ओम। क्यों, क्योंकि यदि ये 40 होता तो एग्जैक्ट एग्जैक्ट 15 ओम आ जाता, ये 40 से कम है तो 15 ओम से ज्यादा आ रहा है, और ये 40 से ज्यादा है तो ये 15 ओम से कम आ रहा है। तो यहाँ आपके पास 15 ओम से स्लाइटली जो ग्रेटर देन है वो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और 15 ओम से स्लाइटली लेस देन वाला जो ऑप्शन है ये आपके पास 14.63 ओम है। ये ऑप्शन बी अपने पास करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। बस एक विभव मापी प्रयोग में एक सेल का संतुलन बिंदु 240 सेंटीमीटर मिलता है। जब सेल के सिरों पर 2 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है तो संतुलन बिंदु खिसक कर 120 सेंटीमीटर पर आ जाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करें। ये विभव मापी का प्राथमिक परिपथ में तार ए बी है। ऊपर एज इट इज विभव मापी का प्राथमिक परिपथ है, उससे हमें छेड़खानी नहीं करनी। सेल के विभव मापी के द्वितीय परिपथ में एक सेल जुड़ा हुआ है, ठीक है, और उसका आंतरिक प्रतिरोध आपको कुछ दिया हुआ है। ये आंतरिक प्रतिरोध है उसका, और ये सेल का विद्युत वाहक बल है, तथा इस बिंदु से एक गैल्वेनोमीटर जोड़कर एक संतुलन की स्थिति हम ढूंढते हैं। यहाँ ये जो संतुलन की स्थिति आपको कितनी दे दी, 240 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं L1। ठीक है। जब हम ई विभव को संतुलित कर रहे हैं तो संतुलन लंबाई आ रही है L1, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ई बराबर एक्स L1, जहां पर एक्स क्या है, विभव प्रवणता है। ठीक है। अब ये कह रहा है कि जब सेल के सिरों पर 2 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है तो संतुलन बिंदु खिसक कर 120 सेंटीमीटर रह जाता है। अब ये कर रहा है कि सेल के सिरों पर 2 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया। जैसे ही 2 ओम का प्रतिरोध जोड़ा तो ये सेल बंद परिपथ में आ गया, और जैसे ही बंद परिपथ में आया तो सेल के इन दोनों टर्मिनलों के मध्य जो विभवांतर है वो टर्मिनल वोल्टेज है। अब जो संतुलन लंबाई है वो कितनी आ रही है, चेंज होकर कितनी होगी, L2 होगी। ठीक है। तो अब जो विभवांतर है वो किससे संतुलित हो रहा है, L2 लंबाई पर, ये आ गया L2। हम जानते हैं आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है, वो होता है R बराबर L1 माइनस L2 बटा L2 इसके गुणा में R। इसका जो वास्तविक फॉर्मूला है वो था हमारे पास E माइनस V बटा V गुणा में R। हमने E का मान XL1 रखा था और V का मान XL2 रखा था, तब जाके हमारे पास ये फॉर्मूला। इसमें मैंने ये कहा था कि एक लंबाई L1 का मान बड़ा होगा, जैसे ही सेल बंद परिपथ में आएगा तो विभवांतर है वो सेल के सिरों पर वो टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा, और ये लंबाई है वो छोटी आ जाएगी। तो इसका फॉर्मूला मैंने ये लिखा था कि R बराबर L बड़ी लंबाई माइनस L छोटी लंबाई बटा में L छोटी गुणा कैपिटल R। तो L बड़ी लंबाई आपको मिल रही है 240 सेंटीमीटर, तो 240 माइनस 120, एक छोटी लंबाई 120 है, गुणा में 120 गुणा में कैपिटल आर कितना है, 2 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया है सेल के सिरों पर, ये आ गया 2 ओम। तो 240 माइनस 120 ये बचा 120, इसके बटा में है 120,
और गुणा में 2, तो आंसर ये आ गया 2 ओम। तो करेक्ट आंसर अपने पास है ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, विभवमापी को एक आदर्श वोल्टमीटर माना जाता है। बिल्कुल सही है, आदर्श वोल्टमीटर क्यों माना जाता है? क्यों? क्योंकि इसका प्रभावी प्रतिरोध कितना होता है? प्रभावी प्रतिरोध, ये हमने विभवमापी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखा था, इसका प्रभावी प्रतिरोध अनंत होता है। जब किसी डिवाइस का प्रतिरोध अनंत है तो उससे कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसका मतलब संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में सेल से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। स्थिति में गैलोमीटर से जो प्रवाहित धारा है वो 0 होगी, और गैलोमीटर सेल से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब सेल से भी कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो संतुलन की स्थिति में विभवमापी में मापे जाने वाले सेल से कोई धारा प्रवाहित नहीं खींचता। तो ये अपने पास ये जो इसका रीजन है वो सही है। कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए अपने पास करेक्ट आंसर हो गया। ये हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट में बिल्कुल लिखा था, तो आप एक बार नहीं देखा है वीडियो तो एक बार यदि देख लेंगे तो सारे प्रश्न इसको सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न अपने पास, मीटर सेतु में संतुलन बिंदु को तार के मध्य 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के बीच प्राप्त करना बेहतर माना जाता है। क्यों बेहतर माना जाता है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका जो रीजन क्या दे रखा है, इससे अंत्य त्रुटि एंड एरर का प्रभाव कम हो जाता है और सेतु की सुग्राहिता का मान अधिकतम हो जाती है। बिल्कुल, जो सेंसिटिविटी है इसकी वो बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों प्रतिरोध है एल लंबाई का और 100 माइनस एल लंबाई का, इन दोनों लंबाइयों वाले तारों का प्रतिरोध बराबर हो, इसलिए ये लंबाइयां भी लगभग लगभग बराबर होनी चाहिए, इनमें ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। तो जो संतुलन की स्थिति है वो 40 सेंटीमीटर से लेकर 60 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ कहीं प्राप्त हो, उस स्थिति में मीटर सेतु की जो सुग्राहिता है वो अधिकतम होती है। तो हमारे पास कथन भी सही है और कारण सही है, उसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन ए अपने पास करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, एक विभवमापी के तार पर विभव पतन V और तार की लंबाई L के बीच खींचा गया ग्राफ क्या दर्शाता है? इस ग्राफ की ढाल क्या प्रदर्शित होती है? ठीक है, विभव पतन ये है V और ये है लंबाई L। इसका सपोजिट ग्राफ ये है, लेकिन वास्तव में यदि हम ग्राफ बनाए तो इसका ग्राफ बनता है एक सरल रेखा में। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि V बराबर एक्स एल। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास। V में और हम L में ग्राफ बना रहे हैं, तो ये एक सरल रेखा ग्राफ प्राप्त होगा। इसकी ढाल क्या प्राप्त कर, क्या बता रही है ये देखना है अपने को। तो ये हमारे पास L1 लंबाई है, एक बिंदु यहाँ ले लिया, यहाँ पर विभव है V1। ठीक है, ग्राफ पर दूसरा बिंदु, पहला बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है। ठीक है, दूसरे बिंदु से दोनों अक्षों पर हम लंब डाल दिया, ये लंबाई L2 है और ये विभव V2 है। ठीक है, यहाँ एक त्रिभुज बना, इसका कोण हमने थीटा मान लिया। इस ग्राफ की जो ढाल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ढाल बराबर टेन थीटा। तो टेन थीटा कितना होता है? लंब बटा आधार। तो इस जो त्रिभुज का लंब कौन सा है और आधार कौन सा है? ये तो है लंब, और इसका मान कितना है? इसके बराबर, और ये है V2 माइनस V1। तो V2 माइनस V1 बटा आधार कितना है? ये है, और ये लंबाई ये जो दूरी है वो है L2 माइनस L1। तो डेल्टा V बटा डेल्टा L। तो यहाँ से यदि हम इसको देखें तो x का मान कितना आ रहा है? V बटा L। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये किसी फिक्स बिंदु के लिए है, और पूरा ओवरऑल ग्राफ के लिए लिखे हम तो डेल्टा V बटा डेल्टा L। इसका आपने एक उदाहरण और देखा होगा कि हम धारा को क्या लिखते हैं? आवेश प्रवाह की दर। इसको ये भी तो लिखा जा सकता है डेल्टा Q बाई डेल्टा टी। इसको ये भी तो लिखते हैं कि डी क्यू बाई डी टी। तो इनको अलग अलग केस में यूज किया जाता है, तीनों का जो एप्लीकेशन है वो भी अलग अलग, ये कब यूज करना है, ये कब यूज करना है, ये कब यूज करना है, वो हम अलग अलग पर्पज से यूज करते हैं। तो यहाँ जो ढाल है डेल्टा वी बाई डेल्टा एल, तो वो क्या है? विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता है वो सेल के विभव पतन और तार की लंबाई के बीच ग्राफ खींचा गया है, इसकी ढाल विभव प्रवणता है। नेक्स्ट हमारे पास किरचॉफ का प्रथम नियम समेशन आई बराबर 0 और द्वितीय नियम समेशन आई आर बराबर समेशन ई क्रमशः किस पर आधारित है? तो हमने जो द्वितीय नियम पढ़ा था वो पढ़ा था समेशन वी बराबर 0। सभी विभवांतरों का बीजगणित योगफल हमने शून्य किया था, और विभवांतर दो प्रकार के लिए थे। पहला विभवांतर कौन सा है? सेल के सिरों पर विभवांतर, और दूसरा विभवांतर हमने लिया था प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर।
ठीक है। और शेल के सिरों पर विभवांतर उसका विद्युत वाहक बल ई ही होगा, और प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना होगा, आई आर, ओम के नियम से। तो इन दोनों को हम बीजगणित के शून्य कर रहे थे, जिसका दूसरा रूप है ये कि समेशन आई आर बराबर समेशन ई बराबर 0। ठीक है। ये मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण पर, तो आवेश संरक्षण पर ये अपने पास ऑप्शन बी है। दूसरा है वो समेशन वी बराबर 0। इसका मतलब हम जो विभव लिखते हैं, विभव होता है एकांक आवेश को अनंत से किसी फिक्स बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है। और जो धारा को हम लिखते हैं आई बराबर क्यू बटा टी। ठीक है। जब हम समेशन आई बराबर 0 कर रहे हैं, इसका मतलब वो जो नियम है वो आवेश संरक्षण पर आधारित है। दूसरा वो नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। यदि हम समेशन v बराबर 0 कर रहे हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि वो नियम कार्य या फिर ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो ऑप्शन अपने पास बी करेक्ट आंसर हो गया। पहला नियम के सीएल है वो आवेश संरक्षण पर, और के वीएल है कि तो वोल्टेज लो वो ऊर्जा संरक्षण पर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, संतुलन विस्थापन सेतु में यदि गैलोमीटर का प्रतिरोध जी है और सेल का ईएमएफ ई है, तो गैलोमीटर से प्रवाहित धारा होने वाली आईजी का मान क्या होगा। हम जानते हैं कि संतुलन की स्थिति में सेल से प्रवाहित होने वाली धारा आईजी का मान 0 होता है। तो ऑप्शन सी अपने पास करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें, एक मीटर सेतु प्रयोग में यदि संतुलन लंबाई बाएं सिरे से, ये मीटर सेतु है, ये तार ए बी, हमारे पास तार ए बी है ये, और यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा हुआ है, यहाँ इस बिंदु से इस संतुलन बिंदु के बीच में कोई गैलोमीटर जुड़ा हुआ है। ठीक है। और ये एक प्रतिरोध और लो, ये गैलोमीटर की संरचना थी। ये कह रहा है कि बाएं सिरे से 20 सेंटीमीटर पर संतुलन की स्थिति है। ये कितना दे दिया इसने, 20 सेंटीमीटर। तो मानक प्रतिरोध आर, ये मानक प्रतिरोध है, और अज्ञात प्रतिरोध एक्स, ये अज्ञात प्रतिरोध एक्स है, का अनुपात आर अनुपात एक्स क्या होगा, ये 20 हो गया। तो ये रेस्ट बची लंबाई कितनी होगी, 80 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि तार ए बी की लंबाई 100 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। ध्यान रखें, ये जो स्टैंडर्ड मीटर सेतु था, उसमें जो अज्ञात प्रतिरोध था वो दाएं सिरे पर जोड़ा जाता है। ये इस बात को थोड़ा आप ध्यान रख लें। ऐसा ही हमने अज्ञात प्रतिरोध एस को व्हीटस्टोन सेतु के दाएं सिरे ऊपर वाला भाग जोड़ा था, वो अज्ञात प्रतिरोध एस था। तो यहाँ पर जो अज्ञात प्रतिरोध एक्स है वो हम क्या जोड़ेंगे, दाएं सिरे में। अब संतुलन की स्थिति की बात करें, तो हम जानते हैं संतुलन की स्थिति में आमने सामने की भुजाओं का प्रतिरोधों का गुणनफल बराबर होगा। और यहाँ प्रतिरोध नहीं है तो हम ये लंबाई ले लेंगे। क्यों, क्योंकि लंबाई के समानुपाती होता है प्रतिरोध। तो इसका गुणनफल क्या करेंगे हम, आर, इसके गुणनफल 80 सेंटीमीटर बराबर एक्स, एक्स का गुणनफल हम लेंगे 20 सेंटीमीटर। तो 20 से 80 कैंसिल हुआ 4 बार, तो यहाँ से आर बटा एक्स का मान कितना आ गया, 1/4। तो आर अनुपात एक्स कितना आ गया, 1/4। तो ऑप्शन बी अपने पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें, निम्न चित्र में विभिन्न भागों में विद्युत धारा दर्शाई गई है, धारा आई का मान कितना होगा। तो हम यहाँ पर बिंदु ए, बिंदु बी तथा बिंदु सी, 3 संधि बिंदु है। बिंदु ए पर जब हम किरचॉफ का करंट नियम अप्लाई करेंगे केसीएल, तो आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग करें। बिंदु ए पर धारा टोटल आ रही है 4 एम्पियर, तो बिंदु ए से जाने वाली धारा भी कितनी होगी, 4 एम्पियर। अब बिंदु बी पर हम किरचॉफ का करंट नियम अप्लाई करें, तो बिंदु ए से आने वाली धारा कितनी है, 4 एम्पियर, और जाने वाली धारा कितनी है, इसको हम आई मान लेते हैं। आई तो पूछा है, तो इसको मान लेते हैं हम आई डैश। ठीक है। आने वाली धारा कितनी है, 4 एम्पियर, और जाने वाली धारा कितनी है, एक तो आई डैश है और दूसरी 1 एम्पियर है। तो आई डैश प्लस 1 एम्पियर, तो यहाँ से आई डैश का मान कितना आ गया, 3 एम्पियर। ठीक है। तो अब बिंदु सी पर हम किरचॉफ का करंट नियम अप्लाई करें। जैसे ही किरचॉफ का करंट नियम अप्लाई करेंगे, तो बिंदु सी पर आने वाली धारा कितनी है, आई डैश, और इसका मान है 3 एम्पियर, और जाने वाली धारा कितनी है, एक तो है आपके पास धारा आई और दूसरी है 1.3 एम्पियर। तो जाने वाली धारा
और आने वाली धारा को जैसे हमने बराबर किया तो आई का मान कितना निकल के आ गया, 3 - 1.3, ये आ गया 1.7 एम्पियर। तो ऑप्शन ए अपने पास करेक्ट आंसर हो गया। वैसे आप सीधा सीधा देखें तो भी हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये बिल्कुल आसान सा है। तो 2 एम्पियर इधर से आ रही है, 2 एम्पियर से इधर से आ रही थी, इधर कितनी होगी, 4 एम्पियर। 4 में से एक इधर चली गई तो इधर कितनी बची, 3 एम्पियर। 3 में से 1.3 इधर चली गई तो इधर कितनी बची, 1.7 एम्पियर। तो ऑप्शन अपने पास ए करेक्ट आंसर हो गया। और हुआ ये किससे, केसीएल नियम से। चित्र में एक परिपथ का जाल है, धाराओं का मान यहाँ दर्शाया गया है। धारा आई का मान क्या है, ये आपको धारा आई का मान पूछा हुआ है। इस बिंदु पर हम ये बिंदु मान लेते हैं हम P, ये बिंदु मान लेते हैं Q, ये बिंदु मान लेते हैं R और ये बिंदु मान लेते हैं S। इस परिपथ के जाल में हमारे पास 4 संधि बिंदु है P, Q, R, S। तो बिंदु P पर हम जैसे ही किरचॉफ का करंट नियम अप्लाई करते हैं तो देखो यहाँ पर 8 एम्पीयर धारा जा रही है इस बिंदु से, इसका मतलब आने वाली कितनी है, 8 एम्पीयर। तो 5 एम्पीयर तो इधर से आ रही है और 3 एम्पीयर इधर से आएगी। ओके, तो 8 एम्पीयर जा रही है तो आई भी 8 एम्पीयर, 5 एम्पीयर तो इधर से आ रही है तो इधर से 3 एम्पीयर। अब बिंदु क्यू पर आ जाओ, बिंदु क्यू पर आते हैं तो 15 एम्पीयर इधर से आ गई और 8 एम्पीयर ये होगी, टोटल कितनी होगी, 15 और 8 23, तो जाएगी भी 23, ये कितनी होगी, 23 एम्पीयर। अब बिंदु आर पर आ जाते हैं, बिंदु आर पर 23 एम्पीयर ये आ रही है और 3 एम्पीयर ये आ रही है, 26 एम्पीयर होगी। तो टोटल कितनी जाएगी, 26 एम्पीयर। अब बिंदु एस पर आते हैं, बिंदु एस पर 26 एम्पीयर तो आ रही है, 26 में से 3 इधर चली गई, तो ये कितनी बची, 26 में से 3 जाने पर 23 एम्पीयर। ऑप्शन सी अपने पास करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नीचे आयत में गैलोनमीटर में शून्य विक्षेप के साथ मीटर सेतु की प्रायोगिक व्यवस्था दर्शाई गई है, अज्ञात प्रतिरोध आर का मान ज्ञात करो। ये मीटर सेतु की संतुलन की अवस्था है, शून्य विक्षेप की अवस्था है। आई बराबर 0 दे रखा है, इसका मतलब गैलोनमीटर से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही और ये सेतु के संतुलन की अवस्था है। संतुलन की अवस्था में हम जानते हैं आमने सामने की भुजाओं का प्रतिरोधों का गुणनफल बराबर कर देते हैं। यहाँ पर हम करेंगे 55 ओम का गुणनफल 80 के साथ, तो 55 गुणा 80 बराबर आर ओम का गुणनफल 20 के साथ, तो आर गुणा में 20। 20 80 से कैंसिल हुआ 4 बार, तो आर आ गया 55 गुणा 4, ये कितना आ गया 500 का 20, 2 और 20 2 22 ओम, 220 ओम। ऑप्शन ए अपने पास करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें, एक समान प्रतिरोध में एक तार ए बी है, तार ए बी है वो एक समान प्रतिरोध का है, ठीक है, और गैलोमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, इसका मतलब जब आई जी का मान कितना है, 0, इसका मतलब ये संतुलन की अवस्था दी रखी है आपको। कौन सी अवस्था है ये, संतुलन की अवस्था। जब संतुलन की अवस्था है तो हम जानते हैं आमने सामने की भुजाओं का प्रतिरोध बराबर होता है। एसी का मान इसने दे दिया 20 सेंटीमीटर और सीबी का मान दे दिया 80 सेंटीमीटर। आमने सामने की भुजाओं का प्रतिरोध बराबर कर दो, आर का 80 के साथ गुणनफल, तो आर गुणा में 80 बराबर 20 का 80 के साथ गुणनफल, तो 20 गुणा में 80, ये कितना आ गया, 80 से 80 कैंसिल हो गया, आर का मान आ गया 20 ओम। ऑप्शन ए अपने पास करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें, निम्नांकित चित्र में धारामापी का विक्षेप शून्य हो, यहाँ भी कौन सी अवस्था है ये, संतुलन की अवस्था है। क्यों, क्योंकि धारामापी का विक्षेप शून्य है तो धारामापी से प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना हो गया, 0, ये संतुलन की स्थिति है। और संतुलन की स्थिति में आमने सामने की भुजाओं का प्रतिरोध बराबर होता है। परंतु समस्या ये आ जाती है कि यहाँ पर आपको एक प्रतिरोध नहीं दिया हुआ, दो प्रतिरोधों का समांतर क्रम दिया हुआ है। तो हम इसका पहले तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, एक प्रतिरोध R है और दूसरा प्रतिरोध 100 ओम का है। इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ दिया तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, तो 1/s मान लेते हैं तुल्य प्रतिरोध, तो 1/R प्लस 1/100। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 100 प्लस R/100R। तो यहाँ से S का मान कितना आ गया, 100R/100 प्लस R। तो हम इसको प्रतिरोध S मान रहे हैं, हम इसको प्रतिरोध S मान रहे हैं। ये कितना आ जाएगा, आमने सामने की भुजाओं का गुणनफल करेंगे, 100 का गुणनफल 40 के साथ, 100 गुणा में 40 बराबर S का गुणनफल करेंगे 200 के साथ, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास, ये कितना आ जाएगा
100 से 200 कैंसिल हुआ 2 बार और ये कैंसिल हुआ 20 बार। ये आ गया 20 बराबर एस। ठीक है, और 20 बराबर एस का मान कितना है यहाँ से 100R बटा 100 प्लस आर, 100R बटा 100 प्लस आर। ठीक है, ये कैंसिल 100 कैंसिल हुआ 5 बार। इसको सोल्व करेंगे तो 100 प्लस आर बराबर 5R। तो 100 का मान कितना आया 4R। आर का मान कितना आ गया 100 बटा 4 बराबर 25 ओम। ऑप्शन सी अपने पास करेक्ट आंसर है। ऐसा प्रश्न भी हमने किया था, उसमें क्या किया था हमने, दोनों प्रतिरोध बराबर जोड़ दिए। आर में आर प्रतिरोध और 100 ओम प्रतिरोध यहाँ अलग लगा है, वहां पर मैंने आर आर दोनों प्रतिरोध बराबर जोड़े थे। नेक्स्ट प्रश्न है, मीटर सेतु प्रयोग में यदि संतुलन बिंदु बाएं सिरे से 33.3 सेंटीमीटर मिले तो आर और एस का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये मीटर सेतु का हमारे पास तार ए बी है, ये ए बी तार है, इस पर एक प्रतिरोध आर लगा हुआ है और एक प्रतिरोध एस लगा हुआ, ये गैल्वेनोमीटर लग गया और ये संतुलन की स्थिति यहाँ मिली। ठीक है, वास्तव में यहाँ पर आपको कौन सा आर है कौन सा एस है ये परिपथ नहीं दिया हुआ। यदि पेपर में एक्चुअल में आएगा तो आपको आर और एस परिपथ इस प्रकार से दिया हुआ होगा, उसमें दर्शाया हुआ होगा कि कौन सा आर है और कौन सा एस है। ठीक है, ऐसा नहीं दर्शाया हुआ होगा तो यहाँ पर लिखा हुआ होगा कि बाएं सिरे पर आर जुड़ा हुआ है और दाएं सिरे पर एस जुड़ा हुआ है। वास्तव में ऐसे पेपर आएंगे आपके, तो इसमें आप देखें कि आर बटा एस का लगभग मान कितना होगा। ठीक है, ये दूरी कितने दे दी आपको 33.3 सेंटीमीटर। तो इसको दूसरा लिखने का तरीका क्या है 100/3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 100/3 सेंटीमीटर है, ये कितनी बचेगी आपके पास 2/3 गुना 100। क्यों, क्योंकि ये है आपके पास 100 का तीसरा भाग 1/3 भाग, तो ये कितना बचेगा 100 का 2/3 भाग। ठीक है, ये आपके पास एल है और ये 100 माइनस एल है। जब आपस में गुणा करेंगे इनकी तो आर आर के सामने गुण किसका करेंगे, इसके इसके गुणा में 2/3 गुणा में 100। ठीक है, बराबर एस के सामने कौन सी भुजा है 33.3, तो एस गुणा में 100/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया। आर बटा एस का मान कितना आ गया आर बटा एस बराबर 1/2। तो ये अनुपात कितना आ गया आर अनुपात एस बराबर 1/2। ऑप्शन सी अपने पास करेक्ट आंसर है। इसमें आप ध्यान दें यहाँ पर ये यदि ये भाग यदि 100 का 1/3 है तो ये भाग कितना होगा 100 का 2/3, तब जाके 3/3 बनेगा। 100% आ जाएगी ये लंबाई आपके पास। ये लंबाई कितनी है 100 सेंटीमीटर, तो ये 100 सेंटीमीटर का 1/3 पार्ट और ये 100% का 2/3 पार्ट। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो अपने पास 24। विभव मापी की विभव प्रवणता की इकाई क्या होती है। विभव प्रवणता x बराबर वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ एकांक लंबाई पर विभव पतन, तो ये कितना आएगा वोल्ट प्रति मीटर। ऑप्शन बी अपने पास करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, एक मीटर सेतु में संतुलन लंबाई L बराबर 25 सेंटीमीटर, इसका मतलब मध्य बिंदु पर संतुलन लंबाई है, एकदम एग्जैक्ट इसमें एक्यूरेट सर्किट है ये। ठीक है, क्योंकि वास्तव में होना क्या चाहिए हमारे पास मध्य बिंदु के आसपास ही संतुलन की स्थिति प्राप्त होनी चाहिए। ये एग्जैक्ट मध्य बिंदु पर प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ इस केस में सेतु की सुग्राहिता बहुत अच्छी है। अब ये कह रहा है कि बाएं गैप में कितना है 5 ओम प्रतिरोध, यहाँ पर 5 ओम प्रतिरोध जुड़ा है और दाएं गैप का प्रतिरोध आपको अज्ञात है x मान लिया। ठीक है, और जो संतुलन की लंबाई है एग्जैक्ट यहाँ पर गैलोमीटर जुड़ा हुआ है, एग्जैक्ट ये 50 सेंटीमीटर मिली, ये 50 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी होगी 50 सेंटीमीटर। अब आमने सामने की भुजाओं का गुणनफल बराबर करेंगे तो 5 का गुणनफल 50 के साथ 5 गुना 50 बराबर x का गुणनफल 50 के साथ x गुणा में 50, x के गुणा में 50, तो 50 से 50 कैंसिल हो गया, x का मान कितना आ गया 5 ओम। तो ऑप्शन बी अपने पास करेक्ट आंसर हो गया। विभव मापी का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। सेल का ईएमएफ, हाँ सेल का ईएमएफ मापने विभव मापी से। सेल का आंतरिक प्रतिरोध बिल्कुल, और दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर बिल्कुल। वास्तव में जो विभव मापी का उपयोग क्या है, वास्तविक उपयोग तो यही है दो बिंदु के बीच का विभवांतर निकालने के लिए।
पर इस कंसेप्ट का यूज करके हम जो दो बिंदु के बीच का विभवांतर है, इस कंसेप्ट का यूज करके हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात कर लेते हैं और इसी कंसेप्ट से सेल का ईएमएफ भी ज्ञात कर लेते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन अपने पास, तीनों एप्लीकेशन है विभव मापी के, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखें, एक मीटर सेतु में बाएं अंतराल लेफ्ट गैप में 2 ओम का प्रतिरोध। हाँ, यहाँ देखें आप, परिपथ नहीं दिया हुआ, लिखा हुआ है कि बाएं अंतराल में 2 ओम प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। बाएं अंतराल पे कितना जुड़ा है? 2 ओम का प्रतिरोध। यहाँ गैलोमीटर जुड़ा हुआ होगा। और आगे दाएं अंतराल में 3 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, ये 3 ओम का प्रतिरोध। ठीक है, यहाँ सपोज संतुलन की स्थिति प्राप्त हो रही है। ये तार ए बी है जिसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर है। अब ये कह रहा है कि शून्य विक्षेप बाएं से सिरे से कितनी दूरी पर है। ये मान लेते हैं बाएं सिरे से L दूरी पर है, तो ये कितना आ जाएगा? 100 माइनस L। क्यों? क्योंकि तार ए बी है वो 100 सेंटीमीटर का ही है। अब आमने सामने को गुणों को बराबर कर दो, 2 इसके गुणा में 100 माइनस L बराबर 3 इसके गुणा में L। ठीक है, ये आ जाएगा 200 माइनस 2L बराबर 3L। तो 200 बराबर 5L। तो यहाँ से L का मान कितना आ जाएगा? 200 बटा 5, 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए अपने पास करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखें, मीटर सेतु के प्रयोग में संतुलन बिंदु 25 सेंटीमीटर प्राप्त होता है यदि तार के समांतर एक और वैसा ही तार जोड़ दिया जाए। इसका मतलब तार की मोटाई दुगनी कर रहे हैं, तो नया संतुलन बिंदु क्या होगा? देखो, ये मीटर सेतु है, ये प्रतिरोध R है, यहाँ से गैलोमीटर जुड़ा हुआ है और ये प्रतिरोध अज्ञात प्रतिरोध X है। ठीक है, तार ए भी है, यहाँ पर संतुलन की लंबाई सपोज दैट L प्राप्त हो। ठीक है, अब जो नेक्स्ट प्रश्न में करेक्शन कर रहा है वो ये है कि जो तार ए बी है उसमें इसके समांतर एक तार और जोड़ दिया जाए। ठीक है, इसका मतलब एक और जोड़ते इस तार की मोटाई को बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तार की मोटाई को दोगुनी कर दी जाए, इसका मतलब तार की त्रिज्या को दुगनी कर रहे हैं आप। तो संतुलन की लंबाई क्या फर्क पड़ेगा? संतुलन की लंबाई L ही रहेगी। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि तार की यदि आप त्रिज्या से छेड़खानी कर रही हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डिवाइड में बटा में क्षेत्रफल आ रहा था, दोनों तरफ से जो एरिया था वो कैंसिल हो गया था। अब दुगन एरिया यदि दुगना हो जाएगा तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने स्पेशल नोट लिखवाया था कि तार की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, से आधी कर दिया जाए, तार को पतला कर दो, तार को मोटा कर दो, संतुलन लंबाई अप्रभावित होगी। तो यदि अप्रभावित है तो संतुलन लंबाई कितनी रहेगी? 25 सेंटीमीटर ही। ऑप्शन सी अपने पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, एक विभव मापी 1.2 वोल्ट सेल के लिए 60 सेंटीमीटर पर संतुलित होता है। पहला सेल है जिसका ईएमएफ कितना है? 1.2 वोल्ट। इसकी संतुलन लंबाई L1 कितनी है? 60 सेंटीमीटर। यदि संतुलन लंबाई 100 सेंटीमीटर मिलता है तो अज्ञात सेल का ईएमएफ क्या होगा? दूसरा सेल जिसका ईएमएफ कितना है? E2, ये हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। इसके लिए संतुलन की लंबाई L2 कितनी मिल रही है? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अज्ञात सेल का ईएमएफ कितना होगा? हम जानते हैं दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना की, तो पहले सेल के कारण संतुलन लंबाई यदि L1 आ रही है तो E1 बराबर XL1 और दूसरे के कारण E2 बराबर XL2। दोनों समीकरणों का हमने भाग दिया था, तो E1 बटा E2 का मान कितना आया था? L1 बटा L2। यहाँ से E2 का मान कितना निकल रहेगा? E2 बराबर E1 गुणा में L2 बटा L। E1 कितना देर का है? 1.2। L2 कितना देर का है? 100 बटा 60। तो 100 बटा में 60, 0 से 0 कैंसिल हुआ, फिर 12 पॉइंट 10 आ गया, 10 से ये कैंसिल हो गया, 6 से 12 कैंसिल हो गया 2 बार। तो E2 बराबर 2 वोल्ट। तो ऑप्शन बी अपने पास करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें, दो सेलों की ईएमएफ की तुलना करने के लिए विभव मापी का सूत्र कितना है? पहले सेल का ईएमएफ कितना है? E1। संतुलन की लंबाई मिली L1। इससे समीकरण क्या बनी? E1 बराबर XL1। X क्या है? विभव प्रवणता, एकांक लंबाई विभव पतन और मात्रक है वोल्ट पर मीटर। दूसरा सेल जिसका ईएमएफ है E2, संतुलन की लंबाई मिली L2। इसका समीकरण कैसे लिखेंगे? E2 बराबर XL2। X सेम ही रहेगा क्योंकि विभव मापी का जो तार AB था वो हमने चेंज नहीं किया। ना तो तार AB चेंज किया और ना ही हमने प्राथमिक परिपथ में जो आपका EP जुड़ा हुआ वो चेंज किया। ठीक है, जब आप ये चेंज नहीं करेंगे
तो x चेंज नहीं होगा। इन दोनों समीकरणों का भाग देंगे हम, तो E1 बटा E2 का मान निकल कर आएगा, x से x कैंसिल हो गया, L1 बटा L2। तो ऑप्शन E1 बटा E2 बराबर L2 बटा L1 नहीं, E1 बटा E2 बराबर L1 बटा L2 बिल्कुल सही। ऑप्शन बी अपने पास करेक्ट आंसर है। तो हमने ये FCE का पेपर आज सोल्व कर लिया, बिल्कुल लेवल का पेपर था। और ये एक न्यूमेरिकल इसमें, जो मेरे हिसाब से 10th न्यूमेरिकल था, कि एक बाएं सिरे पर 1 सेंटीमीटर की त्रुटि है, तब आप प्रतिरोध ज्ञात करें। वो 1% ही थोड़ा सा हटके था, बाकी सारे पर्सन 29%, 30 में से 29 आउट ऑफ 30% है, वो हमारे एज इज। कई पर्सन तो जो मैंने पॉइंट लिखवाए थे आपको, ये पॉइंट्स याद कर लेंगे, उन्हीं में से आगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।